हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आज मैं आपकी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ प्रेमचंद जी को और पास से आपसे मिलाने के लिए, उनके बारे में कुछ और जानकारियाँ आपको देने के लिए। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि भाई ये कौन थे, किस नाम से लिखते थे और किन किन नामों का प्रयोग अपनी साहित्य रचना में किया करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, कैसा साहित्य लिखते थे, किस चीज़ का फेवर करते थे, किस चीज़ का विरोध करते थे, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो आज बारी है बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो फटाफट से इनके उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उसके पहले कीजिए एक छोटा सा काम कि कैसे हैं आप सब। फटाफट से एक शब्द में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे बच्चे कैसे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई कैसी चल रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या उलझन हो रही है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, और पढ़ने के बाद जो लाभ आपको हो रहे हैं उनकी भी एक चर्चा ज़रूर करें। भाई देखो, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, तो जो हमारा मोटिवेशन है वो आप देते हैं। कैसे देते हैं? अपनी इन बातों से कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, जब मेरी मैम ने पूछा तो मैं बता पाया, क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं अच्छे से कर पाया, मुझे आपकी वो वाली बात याद थी, मुझे आपका वो वाला उदाहरण याद था। तो ऐसा जब आप मुझे बताएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो मुझे जो भी जैसी भी स्थिति है, अच्छे बुरे जो भी है, आप सब बता सकते हो। तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में सब शेयर ज़रूर करो। तो आ गए हैं अब हम एमसीक्यूज़ करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी के एमसीक्यूज़, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक एग्जाम्पल और एक लाभ आपको ये भी है कि जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे, उसमें विकल्प में ही आजकल सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं भाई इसमें एक सही उत्तर है और है क्या, टिक ही तो करना है, लेकिन वहाँ पर जो लॉजिक का प्रयोग करना होता है, कई बार वो डिस्क्रिप्टिव आंसर से भी ज़्यादा दिमाग हमको वहाँ लगाना पड़ता है, क्योंकि 4 में से एक को सही ढूंढना। लेकिन एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि हमेशा आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए मिलते जुलते नाम रख दिए जाते हैं। तो वो कई बार हमारा जो मस्तिष्क होता है वो उन मिलते जुलते नामों को पहचान नहीं पाता, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, या फिर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया गया है। तो आपकी ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये एक तरह से आपकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस भी इनमें हो जाती है। तो बस लग चलिए मेरे साथ, शुरू हो जाइए, कमर कस के तैयार हो जाइए और देते जाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब। 1 2 3 लिख सकते हैं अगर काका गा ना लिख पाए तो, और काका गागा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था, ये है हमारा पहला प्रश्न। धनपत राय, श्रीमंत राय, गणपत राय, जयद्रथ राय, इनमें से कौन सा नाम मुंशी प्रेमचंद जी प्रयोग करते थे या उनको उस नाम से जाना जाता था, ये बताना है आपको। तो फटाफट से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब और यहाँ देख लीजिए, मिला लीजिए उसका सही उत्तर कि जो आपने जवाब दिया है वो सही है या नहीं। सही है 1 नंबर दे दीजिए खुद को, और गलत है तो सीख लीजिए। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे वो धनपत राय के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, इस नाम से वो अपनी काव्य रचनाएं किया करते थे, और उनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था, और फिर वो प्रेमचंद के नाम से अपनी रचनाएं किया करते थे। प्रेमचंद को पुस्तकें पढ़ने की पहली प्रेरणा कहाँ से मिली? पुस्तकालय से मिली, मित्रों से मिली, या फिर पुस्तक विक्रेता से मिली थी, या फिर विद्यालय से मिली थी? तो ये उत्तर जानने के पहले उस घटना को याद कीजिए कि प्रेमचंद के जो पिता थे वो, उनका ट्रांसफ़र अक्सर होता रहता था। ट्रांसफ़र होने के कारण कभी भी वो एक जगह बैठकर मन लगाकर एक ही स्थान पर रह के नहीं पढ़ पाते थे। बहुत अधिक मित्रों से दोस्ती नहीं हो पाती थी उनकी, क्योंकि हमेशा कुछ कुछ दिनों में ही उनका ट्रांसफ़र हो जाया करता था। तो प्रेमचंद जब अपने आसपास के मार्केट में घूमते थे तो वहाँ एक पुस्तक विक्रेता से इनकी मित्रता हो जाती है, और उसकी दुकान पर जब ये जाते थे तो विभिन्न पुस्तकें जब देखते थे तो उनको उठा उठा कर पढ़ने लगते थे। और एक समय ऐसा आया कि उसकी पुस्तकालय की जो दुकान थी उसकी लगभग पुस्तकें इन्होंने पढ़ डाली थी। तो अब आपको हो गया है जवाब देना आसान, क्योंकि जो कहानी मैंने आपको सुनाई, जो घटना सुनाई, उसमें मैंने पुस्तक विक्रेता शब्द का किया है प्रयोग। तो उत्तर देख लेते हैं, फिर थोड़ी और इस बारे में चर्चा करेंगे कि पुस्तक विक्रेता से इन्हें एक सही प्रेरणा प्राप्त हुई थी, क्योंकि पुस्तक विक्रेता से अक्सर ऐसे लेकर आ जाते थे कि भैया आज मैं लेके जा रहा हूँ, कल मैं पढ़ के वापस लाऊंगा। तो ये वापस देने के टेंशन में उसको जल्दी जल्दी पढ़ा करते थे, या फिर रोमांच को लेके जल्दी जल्दी पढ़ा करते थे। तो जल्दी जल्दी पढ़ने के कारण जो इनकी रीडिंग की आदत है, पढ़ने की जो आदत है, वो विकसित हो गई थी, और वहीं से इनको ये बुक पढ़ने की पहली प्रेरणा
प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2। आ गए हैं हम प्रश्न 3 की ओर। हेडमास्टर जी ने प्रेमचंद की क्या सहायता की। अब आपने अगर कहानी ध्यान से आपको याद हो तो आपको पता होगा कि हेडमास्टर जी के साथ इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी। एक बार जब इनके घर में बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, घर में कोई आमदनी नहीं थी, तो ये अपनी गणित की पुस्तक को पुस्तक विक्रेता के पास बेचने के लिए गए थे कि भाई ये पुस्तक खरीद लो और इसका जो भी मूल्य है वो मुझे दे दो। उस मूल्य को किस चीज़ में प्रयोग करना चाहते थे? घर आदि को चलाने में प्रयोग उसका पैसा करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर उनको कौन मिल गए? उनके स्कूल के हेडमास्टर मिल गए। जब बातों बातों में उन्हें पता चला कि वो पुस्तक क्यों बेचना चाहते हैं, तो हेडमास्टर को बड़ा शायद दया का भाव आया हो या सहायता का भाव आया हो, तो उन्होंने अपने स्कूल का अध्यापक इनको नियुक्त कर दिया कि भाई आप ये सब मत करो, आप अपना घर चलाने के लिए मेरे विद्यालय में अध्यापक बन जाओ और वहाँ अध्यापन का काम शुरू करो, यानी पढ़ाने का काम शुरू कर दो। और वहाँ पर क्या हुआ था वो आप यहाँ पर विकल्पों में जानेंगे। तो हेडमास्टर जी ने प्रेमचंद की क्या सहायता की? उन्हें अपने स्कूल का अध्यापक बना दिया, उन्हें नई नौकरी के बारे में बताया, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाएं देने की सलाह दी कि भाई ये कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, इनको दो ताकि तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो जाए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं सही जवाब। तो जी हाँ, उन्हें अपने स्कूल का अध्यापक बना दिया। तो अध्यापक बनने के बाद जो भी वेतन उन्हें मिलता था वो घर चलाने के लिए सफिशिएंट था। तो कुछ से वो अपने रोज़मर्रा के काम कर लेते थे, कुछ थोड़ा बहुत पैसा वो घर के कामों में लगाते थे और कुछ से साहित्य खरीद कर पुस्तकें लिखा और पढ़ा करते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर उन्हें अपने स्कूल का उन्होंने अध्यापक बना दिया। प्रश्न 4 है, प्रेमचंद की कहानियाँ किस पत्र में प्रकाशित होने लगी थी? पत्र यानी समाचार पत्र में ये प्रकाशित होती थी। कारवां, जमाना, मनोहर कहानियां या फिर कथा की दुनिया, किस शीर्षक से और किस पत्र में इनकी एक जो कहानियां थी वो पूरी की पूरी प्रकाशित होने लगी थी, ताकि जन जन तक वो पहुंच जाएं, लोग उन्हें पढ़ने लगें, समझने लगें। तो वो कौन सी प्रकाशित हो रही थी? तो बात देखेंगे, कारवा, जमाना, मनोहर कहानियां, कथा की दुनिया। तो वहाँ पर जमाना नाम की जो पत्र था उसमें इनकी जो कहानियाँ थी वो प्रकाशित होने लगी। संग्रह प्रकाशित होते थे, या फिर एक कहानी दे दी, फिर भाग 2 दे दिया, भाग 3 दे दिया, इस प्रकार से उनको मिलने लगा था। प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रह जब्त कर लिया गया था? कौन सा ऐसा कहानी संग्रह प्रेमचंद ने लिखा था जो कि जमा कर लिया गया था? अब आपको ये कहानी याद होगी कि उनका जब ये संग्रह निकला वो किसी और नाम से लिखा करते थे। तो सबसे पहले तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया कि भाई ये सोजे वतन नाम की जो पुस्तक है, जो इतना धूम मचा रही है, लोगों को इतना जागरूक कर रही है, अंग्रेज सरकार को बड़ा गुस्सा आ रहा है उस पर, वो लिखी किसने है? तो उस समय ये नवाब राय के नाम से शायद लिखा करते थे, तो उस कारण का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था कि किसने इसको लिखा है। लेकिन जैसे तैसे जब पता लगाया गया कि भाई ये प्रेमचंद लिख रहे हैं, तो प्रेमचंद को दफ्तर में बुलाया गया। जब ये दफ्तर में पहुँचे तो वहाँ सामने ने अपनी पुस्तकें दिखाई दी, तो इन्हें लगा कि ये पता नहीं, अरे वाह, ये भी मेरी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ बात कुछ और थी। उन्होंने प्रेमचंद को इस पुस्तक को इससे ज़्यादा बेचने के लिए मना किया। साथ में जितनी प्रतियां बिक गई थी उन सबको भी वापस बुलाकर उनको जब्त कर लिया था। तो वो कौन सी थी? तो वो नाम मेरे मुंह से 2-3 बार गलती से निकल गया है, यानी अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से आप देख रहे हैं तो अब तक तो आप उसका नाम समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार नाम यहाँ पर पढ़ देती हूँ। तो ऐसी जो जब्त कर ली गई पुस्तक थी उनकी, वो कौन सी थी? कौन सा कहानी संग्रह था? सोजे चमन, सोजे वतन, सोजे स्वराज और सोजे जगत। तो आप जान चुके हैं, सोजे वतन नाम की जो इनका कहानी संग्रह था उसको जब्त कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो कहानियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक करने का काम कर रही थी, और अंग्रेज सरकार बिल्कुल उस समय नहीं चाहती थी कि लोग जागरूक हों, एकजुट हों, वो ये बात को समझें या आज़ादी के महत्व को जानें। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 5वां प्रश्न हल किया। प्रेमचंद ने किसके पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके पक्ष में, यानी फेवर में प्रेमचंद बात करते थे? क्या वो बाल विवाह के बारे में कि हाँ हाँ भाई होना चाहिए बाल विवाह, अच्छी चीज़ है, मेरा तो खुद भी हुआ था, क्या वो ये कहते थे? क्या वो विधवा विवाह के पक्ष में थे कि हाँ भाई विधवाओं का विवाह होना चाहिए, उन्हें भी जीवन जी ने कहा कि उनके पति की मृत्यु होने का उनका स्वयं का कोई दोष नहीं है उसमें, तो उनकी भी पुनः विवाह होना चाहिए?
या फिर वो छुआछूत के पक्ष में थे, अपनी बात करते थे कि भाई छुआछूत होनी चाहिए, भाई अच्छी बात है, या नहीं होनी चाहिए, उस पर अपनी बात करते थे। नर और नारी समानता यानी इंसान, दुनिया में इंसान जो होते हैं उसमें नर और नारी की जो कैटेगरी है वो दोनों समान होते हैं, आप किसी को भी ऊपर या नीचे नहीं रख सकते, वो दोनों एक दर्जा प्राप्त है दोनों का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो किसके पक्ष में अपनी बात कहते थे, तो वो विधवा विवाह के पक्ष में अपनी बात कहते थे। आपको पता होगा, हमने ये पाठ जब पढ़ा था कि जब इनकी पहली पत्नी का देहांत हो जाता है तो ये दोबारा जिस महिला से शादी करते हैं वो विधवा ही थी, मतलब उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उससे ये प्रेमचंद दोबारा विवाह करते हैं। और इनका ये जो दूसरा विवाह था एक विधवा महिला से किया हुआ, ये इनके पहले विवाह से कहीं ज़्यादा सुखमय था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास की अगर ऐसी किसी महिला से आप शादी करते हैं तो वो कुछ आपके लिए बुरी होगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है। उन महिलाओं को भी आम महिलाओं की तरह जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का आनंद लेने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके विषय में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की? विधवाओं के विवाह में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की कि हाँ, ये चीज़ पुनर्विवाह उनका होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ कहते थे, खुद भी करके दिखाते थे, है ना। तो उन्होंने स्वयं भी एक ऐसी ही महिला से विवाह किया। प्रेमचंद ने किसके आह्वान पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया? भाई अच्छी खासी सरकारी नौकरी चल रही थी, पैसे धेले की भी अब कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने आकर इनसे कहा कि भाई समाज सेवा के लिए ये सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल का रास्ता होती है, इसके कारण आप बहुत सारी चीज़ों में बंध जाते हो, आप समाज सेवा के बहुत सारे काम नहीं कर पाते, तो भाई आप इस्तीफा दे दो। इस्तीफा मतलब त्यागपत्र दे देना कि भाई इस पद पर अब मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो ये इस्तीफा देने की बात इनसे किसने की थी? गांधी ने, गोखले ने, तिलक ने, सरदार पटेल ने। तो गांधी यानी महात्मा गांधी, गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप जानते ही हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसने कहा था। तो महात्मा गांधी के कहने पर कि भाई समाज सेवा में ये शासकीय नौकरी जो है ये आड़े आ रही है, तो आप इसे सबसे पहले तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उसको छोड़ा ताकि वो हर एक काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें, और महात्मा गांधी के निवेदन पर या आदेश पर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न 8। प्रेमचंद ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? मर्यादा, माधुरी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये पत्रिकाएं थी जो कहानियाँ, चुटकुले, गीत, संगीत, ये सब उसमें शामिल होता था। मैगजीन्स जिन्हें आप कहते हैं, मैगजीन प्रॉपर अलग अलग तरीक़ों का संग्रह होती है, उसमें हर एक तरीके की विधा की चीज़ें होती हैं ताकि वो लोगों का मनोरंजन करे और साथ ही साथ उनका ज्ञानवर्धन करे। तो कौन सी पत्रिकाएं थी? उपरोक्त दोनों यानी कि वो मर्यादा और माधुरी दोनों का संपादन यानी एडिटिंग किया करते थे। 8वां प्रश्न है, बाल विधवाओं के विवाह जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? उनका ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें ये विधवा विवाह के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है, साथ ही जो उनकी नायिका थी वो इसी घटना का शिकार होती है, और फिर किस प्रकार उसका पुनः विवाह होता है और वो कैसा जीवन जीती है उसकी चर्चा की गई है। तो रत्ना, प्रेमा, नीश या फिर कल्पना। तो यहाँ पर कौन सी रचना है वो आपको बतानी है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। तो जी हाँ, वो प्रेमा नाम का जो उपन्यास है उनका, उसमें इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए पूरा का पूरा जीवन चरित्र इस प्रेमा नाम की लड़की का लिखा है। तो इन उपन्यासों का अगर कभी वाचन करने का मौका मिलता है बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप देखेंगे कि गूगल पर इनके ऑडियोज़ भी मौजूद हैं। तो अगर वीडियो देखने का समय है अच्छी बात है, नहीं तो आप इनके ऑडियोज़ सुनकर भी इनका विषय वस्तु तो कम से कम जान ही सकते हैं कि किस उपन्यास में उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है। तो यहाँ बढ़ते हैं हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर कि दहेज की समस्या किस उपन्यास में वर्णित है? दहेज की, देखो मैंने आपको जब ये पाठ पढ़ाया था तो बताया था कि जो प्रेमचंद्र का लिटरेचर है उसमें एक बहुत खास बात ये कि जिन समस्याओं का सामना ये उस समय कर रहे थे या अपने आसपास जिन समस्याओं को देख रहे थे, वो सबकी सब पर इन्होंने साहित्य रचना की है। कोई ना कोई नाटक, कहानी, उपन्यास इन्होंने उस विषय पर ज़रूर लिखा है। तो दहेज की समस्या भी, डाउरी की प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दहेज प्रथा के कारण कितनी सारे महिलाएं जो अपनी जान दे देती हैं, कितने सारे ससुराल वाले अपनी बहुओं की जान ले लेते हैं। तो इस तरीके की दहेज की भी बहुत सारी समस्याएं समाज में व्याप्त हैं। तो ऐसे कौन से उपन्यास में उन्होंने इस समस्या को बताया था? तो बाल सदन में, सेवा सदन में, सुमित्रानंदन जो इनका कोई रचना होगी वो उसमें बताया है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना है। और यहाँ देखिए सही उत्तर सेवा सदन नाम का जो इनका उपन्यास है उसमें इन्होंने दहेज प्रथा की समस्या के बारे में बताया है कि किस प्रकार ये जो दहेज की समस्या है लोगों की जानलेवा लोगों के लिए बन जाती है। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर प्रेमचंद जी को पूरा कर लिया है, उनका व्याख्या, उनके प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब बस आपके लिए जो काम शुरू होता है आज से, बल्कि अभी से, वो ये है कि रिवीजन का इन वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, नहीं अगर देखा है तो और अच्छे से ध्यान से देख लीजिए ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए और उसके बाद याद करना शुरू कर दीजिए। और याद करने के बाद तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मुझसे डिस्कस करिए, क्योंकि हम यहाँ पर 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने का आपसे वादा करते हैं, जिसे हम पूरी तरह निभाते भी हैं। तो न केवल आपकी कक्षा बल्कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक हर एक बोर्ड, जिसमें MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के सभी विषयों के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हैं। तो बस आप अपने काम का और अपनी कक्षा के अनुसार, रुचि के अनुसार विषय ढूंढिए और वीडियो देखिए और बढ़िया उसका आनंद लीजिए, साथ में इसको सीखते जाइए। बुक्स और ई-बुक्स के कलेक्शन के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक लिंक है फटाफट से कीजिए, उस पर क्लिक है, गूगल फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को भर दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, चीज़ें आपके पास पहुंचा दी जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। भाई हम हर जगह हैं, आप जिस माध्यम से चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो CUET, NTSC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में कंटेंट मौजूद है। तो बस ढूंढिए और पढ़िए और कुछ बन के दिखाइए, ठीक है। और साथ ही साथ ओलंपियाड्स हैं, स्पोकन इंग्लिश है, उसके भी कंटेंट मौजूद हैं। तो प्लीज़ बच्चों हर एक चीज़ देखो, सीखो और अपने जीवन में उसे अपना लो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो भैया वो कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आप मेरे बिना कहे करने लगे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है मैग्नेट ब्रेन्स का, तो आप इसमें अगर अपना योगदान देना चाहें तो इस ज्ञान को आप विस्तार कर सकते हैं, फैलाने में इसको योगदान दे सकते हैं। इसका मतलब है वीडियो को शेयरिंग करें ताकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इनको देखें, सीखें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक रखिए अपना खास ख्याल, पढ़ाई करते रहिए और सारे वीडियोज़ अच्छे से देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।